हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पीएससी पार्ट 3 का थर्ड पेपर कवर कर रहे हैं और इसमें हमने काफ़ी कुछ हिस्सा कवर कर चुके हैं। आज हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले आपको एक लाइन डायग्राम दिख रहा है जो हमें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को समराइज रूप में दर्शा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से अन्वेषण जो हैं उसको हम अनेक प्रकार से देखते हैं। प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर आता है एडिटिंग ऑफ डाटा, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तत्पश्चात एनालिसिस ऑफ डाटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो यानी कि आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण जो है वह एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है स्टैटिस्टिक्स में। तो ये 3 प्रकार से हम इनको प्रस्तुत कर सकते हैं, टेबल के रूप में, ग्राफ के रूप में और डायग्राम के रूप में। टेबुलर रूप में हम जब प्रस्तुत करते हैं तो एक टेबल बनाते हैं और उसको उसमें दर्शाते हैं। ग्राफ के रूप में हम ग्राफ्स बनाते हैं और डायग्राम के रूप में हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। टेबुलर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम अधिकतर इसमें दर्शाते हैं टेबल के रूप में। ग्राफ के रूप में भी हम दर्शाते हैं। तो ग्राफ 2-3 प्रकार के होते हैं, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। डायग्राम के रूप में हम दर्शाते हैं तो वो पाई डायग्राम या पाई चार्ट होता है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की या बारंबारता या आवृत्ति बंटन की। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं या वर्गों तथा फ्रीक्वेंसीज़ के अरेंजमेंट को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आवृत्ति वितरण 2 प्रकार के होते हैं, वेरिएबल, चर और विचर। चर से तात्पर्य उन मूल्यों से है जिन्हें किसी विशेष गुण के आधार पर संख्यात्मक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। वेरिएबल्स या चर 2 प्रकार के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, खंडित चर जिनकी माप निश्चित होती है, तथा कंटिन्यूअस वेरिएबल्स या अखंडित चर जिनका माप निश्चित नहीं होता बल्कि इनको समूहों में व्यक्त किया जाता है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इत्यादि। सांख्यिकी में आवृत्ति वितरण 3 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला है इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा है खंडित श्रेणी या डिसकंटिन्यूअस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज, सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक मत के मूल्य को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे मान लो आप 15 इंसेक्ट्स का आप एंटीना की लंबाई ले रहे हो और उसको अलग अलग लिख रहे हो। ऐसे में ये तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी लंबाई एक जैसी होगी, कुछ की 2 या 4 की एक जैसी होगी या अलग अलग होगी। तो ऐसे वितरण को व्यक्तिगत वितरण या असमूहीकृत वितरण या अनग्रुप डाटा कहते हैं। जब पदों की संख्या अधिक हो तथा एक ही मूल्य की पुनरावृत्ति हो तो व्यक्तिगत श्रेणी बनाना प्रैक्टिकल नहीं होता। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी टेबल होती है जिसमें एक और वास्तविक मूल्य या ऑब्जर्वेशंस को दर्शाया जाता है और उसके ठीक सामने उनकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता दिखाई जाती है। हम यहाँ पे बात करते हैं, सामने एक टेबल हम नीचे देख रहे हैं जिसमें 10 बच्चों की जो टाँके लगे हैं उसकी संख्या दिखाई जा रही है। तो आवृत्ति बंटन के रूप में हम इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जैसा आपको दिख रहा है। एक साइड हमने लिया है टीकों की संख्या और दूसरी ओर हमने लिया है बच्चों की संख्या या शिशुओं की संख्या। यानी कि x तो है टीकों की संख्या और आगे उसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी है। तो एक टीका लगने वाले बच्चे कितना है? एक ही है। जैसे 2 टीके लगने वाले 3 हैं, 3 टीके लगने वाले 3 हैं, 4 वाले 2 हैं और 5 वाले 1 हैं। तो इस उदाहरण से ये स्पष्ट है कि 3 बच्चे ऐसे थे जिनको 2 टीके लगे थे और 3 ही ऐसे थे जिन्हें 3 टीके लगे थे। इस प्रकार आवृत्ति बंटन में मूल्यों को पुनः नहीं लिखना पड़ता। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज या
खंडित श्रेणी की आवृत्ति बंटन की या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। जब किसी आवृत्ति बंटन में चर मूल्यों को समूह में नहीं दिखाया जाता तथा प्रत्येक मूल्य की संबंधित पुनरावृत्ति को आवृत्ति के रूप में दिखाते हैं तो इसे खंडित श्रेणी कहते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं 15 इंसेक्ट्स में एंटीना की लंबाई। तो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स कितना है? टोटल 15, और उनके एंटीना का साइज सेंटीमीटर्स में अलग अलग है, जैसा आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है। तो उक्त उदाहरण में श्रृंगिका की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर्स तक है। खंडित श्रेणी बनाते समय इन्हें हम बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले जो इंसेक्ट्स हैं उनकी संख्या 3 है, 8.4 है, 8.5 है, उनकी संख्या 4 है, 9 की 3 है, 9.5 3 है, और 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले एंटीना जिन इंसेक्ट्स में है उनकी संख्या 2 है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? n = 15। यहाँ आवृत्तियाँ केवल ये बताती हैं कि कोई मूल्य, जैसे यहाँ लंबाई है, कितनी बार उसको दोहराया गया है। आवृत्तियों का योग कुल पदों की संख्या को बताता है। वास्तविक डेटा की जो हम देख रहे हैं को x से और आवृत्ति को f द्वारा दर्शाया जाता है, और योग जो आवृत्ति का है वो n द्वारा निरूपित किया जाता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण हम और ले रहे हैं जिसमें कुछ परिवारों में जन्मजात हार्ट डिजीज़ जो है बच्चों के अंदर पाई गई और उसके आंकड़े दिए गए हैं और खंडित श्रेणी बनाई है हमने इसमें। तो आपको दिख रहा है कि जन्मजात जो बच्चे हैं जिनमें हृदय रोग है उनकी संख्या और परिवारों की संख्या 1 2 3 4 ऐसे हमने इसको किया है। तो जन्मजात रोगी बच्चे 0-10 परिवारों में हैं। 1 बच्चे में रोग है ऐसे परिवार 205 हैं। 2 बच्चों में रोग है ऐसे परिवार 160 हैं। 3 बच्चों में रोग यही है तो इनमें 80 हैं। तो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी f जो है वो कितनी हो गई? 455। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि खंडित श्रेणी हमेशा व्यवस्थित नहीं होती। कई बार ये अव्यवस्थित खंडित श्रेणी भी होती है, जैसा कि ये उदाहरण है। सामान्यतः अव्यवस्थित खंडित श्रेणी को व्यवस्थित कर लेना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि उनकी वास्तविक आवृत्तियाँ नहीं बदलें। यहाँ हम जैसे एक और उदाहरण ले रहे हैं जिसमें मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों का आंकड़ा दिया गया है। तो एक तरफ तो हमने दिया है एक परिवार में मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या, और दूसरी तरफ दिया है हमने परिवारों की संख्या। ये एक टेबल में इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो एक परिवार में मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या जिसे हम x द्वारा दर्शा रहे हैं, और उन परिवारों की संख्या को हम f के द्वारा दर्शा रहे हैं। तो x, एक परिवार में 1 रोगी वाले कितने परिवार हुए? 9। 2 रोगी वाले हुए 18। 3 रोगी वाले हुए 12। 4 वाले 7। 5 रोगी जिन परिवारों में थे वो भी इत्तेफाक से 7 हैं। 6 रोगी जिनमें हैं वो 4 हैं। 7 रोगी जिन परिवारों में हैं वो 2 हैं, और 8 रोगी जिन परिवारों में हैं वो 1 है। तो यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? इन सबको हमने जोड़ लिया। f की साइड जो है 9 + 18 + 12 + 7 + 7 + 4 + 2 + 1, तो टोटल कितना हो गया? 60 या 60 हो गया यहाँ पे, है ना। अब आता है टैली बार या मिलान चिन्ह। कई बार आवृत्ति को ठीक ठीक गिन पाना संभव नहीं रहता, अतः मिलान चिन्हों या टैली बार्स का प्रयोग किया जाता है। खंडित श्रेणी में एक पद के लिए एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है, जैसा कि नीचे आपको टेबल में दिख रहा है। एक आरोही क्रम में इनको अरेंज किया हुआ है। उदाहरण में आप देख रहे हैं तो उसके आगे एक टैली बार बना दिए। 2 के लिए 2 तिरछी रेखाएं, गणना में सुविधा के लिए 4 हैं तो 4 के लिए 4 तिरछी रेखाएं, और 4 के बाद 5वीं इकाई भी यदि मूल्य में पड़ती है तो इन 4 रेखाओं को काटती हुई 5वीं लकीर खींच दी जाती है। इस प्रकार 5-5 के समूह में आवृत्ति की गणना सरलता से हो सकती है।
इस विधि को अनुमेलन विधि, फोर एंड क्रॉस मेथड कहते हैं। इसके लिए मिलान तालिका बनाई जाती है, जिसके पहले कॉलम में आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को अरेंज किया जाता है, और दूसरे कॉलम में टेली बार्स, और तीसरे कॉलम में योग द्वारा आवृत्ति की गणना की जाती है। तो नीचे आपको दिख रहा है उदाहरण। इनमें कुछ रोगियों में, 50 रोगियों में हीमोग्लोबिन की परसेंटेज जो है उसको बनाने के लिए, दर्शाने के लिए एक आवृत्ति सारणी बनाई गई है। सबसे पहले लिया है डाटा, जो क्या है, हीमोग्लोबिन का कंटेंट। उसके बाद वाला कॉलम क्या है, टेली बार्स, फिर उसकी आवृत्ति। तो हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए 8.3 जिनका हीमोग्लोबिन है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। 8.4 वाले लोग 2 हैं तो 2 टेली बार बना दी। 8.5 वाले भी 2 ही हैं तो 2 टेली बार बना दी। 8.6 वाले 3 हैं तो 3 टेली बार बना दी। तो इस प्रकार से हम इनकी टोटल फ्रीक्वेंसी भी देख रहे हैं और टेली बार्स भी देख रहे हैं। तो इनकी गणना जो है वो इनकी मदद से सरलतापूर्वक हो रही है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं दूसरा उदाहरण अगले उसमें कि 50 व्यक्तियों में के रक्त में न्यूट्रोफिल प्रतिशत के आंकड़े किस प्रकार हैं, उनकी बारंबारता सारणी हमने बनाई है। तो हल इसका देख लो आप। न्यूट्रोफिल्स 38 वाले फ्रीक्वेंसी 1 आदमी में है 38 न्यूट्रोफिल्स, तो टेली बार कितनी है, 1। 48 वाले कितने हैं, 1 है। 40 वाले कितने हैं, 1 हैं। 42 वाले कितने हैं, 2 हैं। इस प्रकार से आगे दिख रहा है हमें 55 वाले 5 हैं, तो हमने टेली बार बनाई है, 4 सीधी रेखाएं और उसको एक आड़ी रेखा से काट दिया है। तो इस प्रकार ये 50 लोगों के टोटल आंकड़े हमें दिख रहे हैं। जब आंकड़े वर्गांतर या क्लास इंटरवल के रूप में दिए गए हों तो बारंबारता सारणी 2 प्रकार से बनती है, ओवरलैपिंग एक्सक्लूसिव अपवर्जी सारणी और नॉन ओवरलैपिंग इंक्लूसिव और समावेशी सारणी हम इसको कहते हैं। तो ये नीचे आपको हम दिखा रहे हैं। जब किसी वर्ग को किसी एक सीमा को वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता तब इसे अपवर्जी कहते हैं। जैसे 0 to 10, तो इसमें हम उन लोगों को लेंगे जिसका 0 से लेके और 10 के बीच में है, यानी कि 10 वाले को हम अगले इंटरवल में गिनेंगे, केवल 9 जिनके हैं उनको यहाँ लेंगे। तो ये कैसी हो गई, एक्सक्लूसिव सीरीज। और यदि हम इंक्लूसिव लेते हैं तो पहले वर्ग में 0 से 10 वाले आएंगे और अगले वर्ग में 11 से 20 वाले आएंगे, तो वो कैसी हो गई, इंक्लूसिव। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ 0 से 10 वर्ग में ऊपरी सीमा 10 को अगले वर्ग 10 to 20 में सम्मिलित करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, एक्सक्लूसिव सीरीज। दिए गए आंकड़ों में से समावेशी वर्गांतर व अपवर्जी वर्गांतर में अनुवृत्ति बंटन प्रदर्शित कीजिए, ये इसमें है। तो इस प्रश्न में न्यूनतम संख्या 1 है और अधिकतम 29 है। तो हमने इसको क्लास इंटरवल्स में बांटा है, एक्सक्लूसिव सीरीज भी है और इंक्लूसिव भी है। 0 to 5 यानी कि एक्सक्लूसिव में अगर हम लेंगे तो 0 से लेके 4 तक जो हैं वो लेंगे। फिर अगले क्लास में हम लेंगे 5 से लेके 10 तक, तो 5 से लेके 9 होगा और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। और n जो है वो हमारा 20 ही है। अब अगला इंक्लूसिव सीरीज जो है उसमें हम ये करेंगे, क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को भी इंक्लूड कर लेंगे। जैसे 0 to 5 है तो हम 5 जिसका है उसको भी इसी इंटरवल में लेंगे और अगले में हम क्या लेंगे, अगली क्लास 6 से 10, 6 to 10, और उससे अगली क्लास जो ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं क्लास इंटरवल 11 to 15, यानी कि 0 to 5 एक साथ गिने जाएंगे, 6 to 10 एक साथ गिने जाएंगे, 11 to 15 गिने जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज में अंतर पता चल रहा है। इसके साथ ही हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आज समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम हिस्टोग्राम या
आवर्ती आयत चित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।